हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक चले थे, यानी कि आपका 1885 से 1947 तक जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन भारत के हैं उनके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और मैं उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो टॉपिक मैंने आज उठाया है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, उसको उठाने का एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो आपका जूनियर एडेड का पेपर अभी हाल ही में 17 को प्रस्तावित है उसमें, और इसके अलावा जो आपका प्राथमिक भर्ती है, सुपर टेट की जो प्राथमिक भर्ती आ रही, उन दोनों में ये एक कॉमन टॉपिक है। और ये टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि आपका हाफ हिस्ट्री ही पूरी कवर कर देगा। जो आंदोलन हुए हैं लगातार वो आपकी पूरी आधी हिस्ट्री कवर कर देता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके दोनों पेपर्स का। इसके अलावा आपका जो BTC का 4th सेमेस्टर है उसमें यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका वहाँ पर भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने आज इसको जो है इस टॉपिक को लिया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें सबसे पहले चरण की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो हमारा प्रथम चरण था वो आपका 1885 से 1905 तक था। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि जो वीडियो होगा उसका लेंथ जो होगी वो लंबी होने वाली है। वीडियो जो है वो आपका थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो इस चीज़ से मत डरिएगा कि वीडियो की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है तो हम देख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपका एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर कर दूंगी। आपको उसके अलावा फिर कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके लिए आपका ये एक वीडियो ही सफिशिएंट होगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो आपके होते हैं उसके लिए। तो अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो आप जो है कान में अपना लीड या हेडफोन जो भी लगा के सुन सकते हो। 5 से 6 बार सुनोगे अगर आप इसको आराम से रिलैक्स होकर, आप 5 से 6 बार सुन लीजिए। आपको एक एक चीज़ जो है वो एकदम इतने अच्छे से याद हो जाएगी कि आपको कन्फ्यूजन का कोई वही नहीं रह जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में आया और आपको कुछ आ नहीं रहा है इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और इसी के साथ चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल पाए तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, और वीडियो अपलोड होगा आपको पता तभी चलेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था वो 1885 से मैंने बताया कि 1905 तक था। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो 1885 की घटना है, यानी कि यहाँ पे हम आएंगे जो हमारे सबसे पहले 1885 की घटना है, जो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के क्रम में अगर हम बात करें तो ये एक जो है ये प्रथम इवेंट माना जाता है। इसका प्रारंभ ही जो है राष्ट्रीय आंदोलन का यहीं से हुआ था, 1885 की घटना से, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। तो इसमें जो है ये हुई कहाँ थी, इसका जो पहला अधिवेशन था, अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, एक एक वर्ड पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है मेरे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, मैंने बताया आपको। और इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, आपका बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। यहाँ पे मैं एक चीज़ राइट नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो अपना कॉपी और पेन लो, मैं यहाँ पे जो भी बोल रही हूँ आप उसके एक नोट्स पूरे प्रॉपर बना सकते हो, या तो सिर्फ जो है सुन के वीडियो को आप सारी चीज़ें अच्छे से याद कर सकते हो। सिर्फ सुन के आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित जो एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पे इसका जो है अध्यक्षता प्रथम बार हुई थी, पहली बार हुई थी इस अधिवेशन की। और अध्यक्ष आपके जो पहली बार थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अदरवाइज जो इसके संस्थापक थे राष्ट्रीय कांग्रेस के वो तो A.O. ह्यूम थे, लेकिन जब आपसे वो पूछे कि अध्यक्षता पहली बार किसने की थी तो वो आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, 72 सदस्यों ने जो है भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में, और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पिता है वो भी A.O. ह्यूम को कहा जाता है। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें आगे है कि 1880 बीच में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, ये सारे जो है वो आपको मैं बीच में जब उसके ईयर आएंगे उस हिसाब से तो कवर कराती जाऊँगी। ठीक है, अब इसके बाद 1888 की जो घटना है उसमें क्या हुआ, सर्वेंट ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता की गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर आपका आ गया 1905 में बंगाल का विभाजन, आपको पता है 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन। और बात करें बंगाल के विभाजन की तो 20 जुलाई 1905 में ये हुआ,
और पर ये निर्णायक रूप से जो प्रभावी हुआ वो 16 अगस्त 1905 में निर्णायक रूप से ये प्रभावी हुआ किसके मतलब किसके उससे था, तो लॉर्ड कर्जन तो थे, उनके उद्देश्य से ये हुआ था। ठीक है, तो 16 अगस्त 1905 में ये प्रभावी हुआ था। तो इसी दिन जो है बंगाल में कांग्रेस द्वारा इसको शोक दिवस के रूप में भी आयोजित किया गया, किसको, 16 अगस्त 1905 को। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे, आगा खां। यहाँ पे लिखा है आगा खां जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और 1906 में जो है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आपका अगला है 1907 का सूरत विभाजन जो हुआ था, जिसको हम कहते हैं सूरत अधिवेशन, जो कांग्रेस का हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसकी उग्रता के साथ साथ कांग्रेस के उदारवादी जो नेता थे और उग्रवादी नेता जो थे उनके बीच में एक मतभेद हो रहा था। तो इसी के परिणाम स्वरूप 1907 जो था उसमें कांग्रेस के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता यहाँ पे की गई। 1907 में सूरत विभाजन किया गया और ये आपका इम्पॉर्टेंट है 1907 का सूरत विभाजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे गरम दल और नरम दल जो थे, मतलब जो दो दल बने थे गरम दल और नरम दल, उनका जो है वो विभाजन हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 1907 के बाद बात करें तो 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1909 जो था 1907 के बाद 1909 में आपका क्या आया, मार्ले मिंटो सुधार आया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आपको जानना है, आपको बस लेकिन ये पता होना चाहिए कि 1909 में आया था ये मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद देखिए 1911 में यहाँ पे क्या है, 1911 में आपका आया दिल्ली दरबार, जिसमें जो बंगाल विभाजन था, बंग विभाजन, उसको रद्द कर दिया गया 1911 में। फिर आपका 4 अगस्त 1914 को 1914 से लेकर 1918 तक जो है वो प्रथम विश्व युद्ध चला। फिर 1916 में होम रूल आंदोलन जो है चलाया गया तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में आपका जो है होम रूल आंदोलन चलाया गया। और 1916 में और अन्य चीज़ जो हुई थी वो क्या थी, इस 1916 में आपको याद रखनी है, लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसी लखनऊ अधिवेशन 1916 के इसमें नरम और गरम दल का विलय हो गया था। तो आपको दो चीज़ें 1916 से याद रखनी है, एक होम रूल आंदोलन जो तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया, और दूसरा 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, जहाँ पे नरम और गरम दल का जो है वो विलय हो गया था। ये आपको 1916 से दो चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। फिर देखिए 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, लाइन से ऐसे ही सुनते जाइए और याद हो जाएगा आपको। फिर आपका 1919 आया जिसमें आपका रॉलेट एक्ट हुआ, जिसे काला कानून, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहते हैं, जो आपका 1919 में आया। इसके अलावा 1919 में आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया। और इसी के साथ आपका 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो बहुत ही फेमस है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आया। रॉलेट एक्ट आया आपका, जिसको काला कानून कहकर आलोचना की गई। ठीक है, और बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा गया। और इसके अलावा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, एक नरसंहार था जिसमें जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं जो हैं उस समय आयोजित की जा रही थी। और इस दौरान क्या हुआ कि सरकार ने जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया था। और इनकी गिरफ्तारी के ही विरोध में जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि अमृतसर के जो फौजी कमांडर थे जनरल डायर ने इस सभा पर जो है वो निहत्ती भीड़ पर जो है वो गोलियां चला दी। 10 मिनट तक लगातार गोलाबारी जो हुई और इसमें 200,000 तक के लोग जो हैं, मतलब लगभग 2,000 लोग घायल हुए। कोई संख्या इसमें ऐसी नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन लगभग इतने लोग माने जाते हैं कि घायल हुए। और इस हत्याकांड के जो विरोध में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने नाइट की उपाधि को जो है वो यहाँ से त्याग दिया था। नाइट की जो उपाधि है वो उन्होंने यहाँ से जो है वो त्याग दी थी।
तो इस तरीके। और एक क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसके एक आयोग है आपका हंटर आयोग, एक समिति गठित की गई थी जिसे हंटर आयोग कहते हैं। आपसे पूछी जा सकती है कि किस चीज़ से संबंधित है ये, किस चीज़ से, तो ये आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। हंटर आयोग समिति उसी के लिए जो है वो गठित की गई थी। फिर आपका आता है खिलाफत आंदोलन, या 1919 से 1921 तक। ठीक है, 1919 से 1921 तक आपका खिलाफत आंदोलन आता है। इसमें क्या था कि जो भारत के मुसलमान तुर्की थे वो सुल्तान को जो है वो खलीफा मानते थे। यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर आपका 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को आपका आता है असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। उसके बाद आपको याद रखना है 1922 में चौरी चौरा कांड गोरखपुर। 1922 में आपका क्या हुआ, चौरी चौरा कांड गोरखपुर, ये आपको याद रखना है यहाँ से। और फिर 1923 में, अच्छा हाँ, चौरी असहयोग आंदोलन से एक रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी थे, इन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपनी जो उनको एक केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी उसका जो है इन्होंने त्याग कर दिया था। केसरे हिंद की जो उपाधि थी उन्होंने इसका त्याग कर दिया था असहयोग आंदोलन में। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर 1922 में चौरी चौरा घटना हुई गोरखपुर में। फिर 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की स्वराज्य पार्टी का गठन किया। असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ तो 1923 में फिर इन्होंने मोतीलाल नेहरू, CR दास जिसे आप कहते हैं, उन्होंने इलाहाबाद में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर 1925 9 अगस्त 1925 को जो है वो काकोरी ट्रेन डकैती, आपको याद होगा लखनऊ में ही है काकोरी। 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई, इसको काकोरी कांड भी जाना जाता है इतिहास में। तो इस तरीके से फिर 1928 में आपका जो है साइमन कमीशन आया। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो था कोई भी भारतीय नहीं था, सभी फिरंगी थे इसमें, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। और आपको बताऊं, साइमन कमीशन के विरोध के जो प्रदर्शन हुआ उसमें पुलिस ने जो है बहुत लाठियाँ बरसाईं और इसी से, इन्हीं पुलिस की लाठियों से घायल होकर लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई थी। पूछा जाता है तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन जो है वो 1900, अच्छा देखिएगा आपसे अब अभी पेट का जो आपका हाल ही में पेपर हुआ है उससे आपका प्रश्न बना था कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तब आपको 1928 लिखना है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तब आपको 1927 बताना है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका फिर 1928 में क्या हुआ, बारडोली सत्याग्रह हुआ। बारडोली सत्याग्रह किसानों से संबंधित सत्याग्रह, सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया बारडोली सत्याग्रह। और नेहरू रिपोर्ट भी जो है इसी समय पे आई थी, नेहरू रिपोर्ट जो है वो इसी समय आई थी। फिर 1929 में भगत सिंह जो थे उन्होंने क्या किया था, असेंबली पे बम फेंका था। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपका कि लाहौर अधिवेशन में जो है वो कौन से, ये क्वेश्चन भी पेट में आ चुका है, 2 पार्ट में आपका मतलब पेपर हुआ था, सुबह और शाम, ये मतलब दोपहर वाले में। तो आपका उसमें जो है पूछा गया था किसी एक में, दोनों में से मुझे याद नहीं है, किसी एक में पूछा गया आपसे कि पूर्ण स्वराज की जो है मांग वो किस अधिवेशन में की गई। तो वहाँ वो आपकी लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यहाँ पे हमने देखा कि 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई इसमें लाहौर अधिवेशन में। उससे पहले के 2 अधिवेशन और इम्पॉर्टेंट हैं, वो ध्यान रखिएगा। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन हुआ था और वो एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, कर्नाटक के बेलग्राम में हुआ था। वो एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है वो गांधी जी ने की थी। तो आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में। ठीक, उसके बाद 1925 में जो है वो कानपुर अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता जो है वो सरोजनी नायडू ने की थी। ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और 1924 में ही एकवर्थ आयोग आया था। 1924 में ही जो है वो एकवर्थ आयोग आया था जिसकी सिफारिश क्या थी इस आयोग की कि रेल बजट और आम बजट जो है इनको जो है वो अलग किया जाए। लेकिन फिर बाद में विवेक देवरॉय जो समिति थी उसकी सिफारिश पर वापस से इसको मिला दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप चाहें तो इसके नोट्स बना के चलिए,
एक एक चीज़ को पॉइंट कर लीजिए, आपको जो है फिर कुछ भी अलग से नहीं जो है ऐड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सारे इवेंट जो है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे कवर किए गए हैं, और आप चाहें तो सिर्फ इसको सुन के ही कई बार जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर 1929 में जो है भगत सिंह ने क्या किया, असेंबली में जो है हो रही थी वहाँ पे बम फेंका, ये घटना आती है सामने। फिर जो है आपका इसी के लिए जो है इनको जो है बाद में फांसी भी दी गई थी, तो वो चीज़ें वो क्रम बाद में आएगा। पहले यहाँ पे देखिए कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया, और फिर 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो आपका क्या चला था, नमक सत्याग्रह था। जो नमक कानून बनाया गया था उसके उल्लंघन के लिए जो है वो डांडी मार्च चला था गांधी जी द्वारा। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक जो है नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए डांडी मार्च जो है चला था। ठीक है, यहाँ तक की ये घटनाएं आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए 6 अप्रैल 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन सामने आया। 1930 में ही जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। 1929 से स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में जो कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें जो है महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का एक प्रकार से जो है दायित्व सौंपा गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपकी आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, वो ये है कि जो एक कमेटी गठित की गई थी, खुदाई खिदमतगार जिसे कहते हैं, लाल कुर्ती दल भी जिसे कहते हैं, उसकी जो है इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खुदाई खिदमतगार जिसे कहा जाता है, जो लाल कुर्ती दल भी जिसे कहा जाता है, उसकी जो है इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही। और अगर बात करें किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, उन्हीं को ही लाल कुर्ती दल, खुदाई खिदमतगार या सीमांत गांधी, इन सब नामों से जो जाना जाता है। और उनकी जो एक कमेटी गठित की गई थी, उसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी ही एक विशेष रूप से जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब है आपका 1930 के बाद आपका 1930 12 नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस, वो आपकी जो है एक गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, जिसमें कि 12 नवंबर 1930 को हुआ ये, और लंदन में ये हुए थे गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका इसकी जो बात करें अध्यक्षता किसने की थी, तो इस जो सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था वो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ये पूछा जाता है, जो मैं लाइन यहाँ पे एक एक बोल रही हूँ वो पूछी जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे वो जरूर बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस सम्मेलन में जो आपका उद्घाटन किया वो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया, और इसकी अध्यक्षता जो थी, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और सम्राट जो थे ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम, उनके टाइम ये चीज़ें हुई थी, पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, उसके अलावा फिर गांधी इरविन पैक्ट आता है आपका 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट आता है। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 को आया। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन जो थे उनके मध्य एक प्रकार से समझौता हुआ था, इसीलिए गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता इसे कहते हैं। और फिर जो है इसी जो आपका गांधी इरविन समझौता है, इसको एक प्रकार से दिल्ली समझौता अगर लिखा रहे तो दिल्ली समझौते का नाम भी इसको दिया जाता है, गांधी इरविन समझौता को। 5 मार्च को ये हो गया 1931 गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद 23 मार्च 1931 को, 1931 में ही 23 मार्च 1931 में तीनों को जो है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी दी जाती है। और फिर आपका क्यों दी जाती है, क्योंकि सॉन्डर्स की हत्या के उसमें जो है इन तीनों को फांसी दी जाती है। फिर आपका मार्च 1931 में फिर आपका कराची अधिवेशन आता है। कराची अधिवेशन जो इसमें है, अध्यक्षता इसकी जो है वो पटेल ने की गई थी, और इसी अधिवेशन में जो है गांधी को काले झंडे जो है वो दिखाए गए थे। तो अध्यक्षता किसने की थी, पटेल ने। कराची अधिवेशन आपका आता है 1931 में। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से जो है हमें पता चलता है कि आपको कितना अच्छा जो है टॉपिक लगा है, वीडियो लगा है। लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स पेपर देने वाले हों उनके साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को। बढ़ते हैं आगे।
देखिए, फिर आपका जो है गांधी इरविन पैक्ट की बात की हमने। फिर आपका जो है 7 सितंबर 1931 को जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की खास बात ये थी कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें गांधी जी जो हैं तैयार हुए थे इसमें भाग लेने के लिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने जो है पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, इसलिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट की खास बात ये है कि ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना की जो यरवदा जेल है वहाँ पे संपन्न हुआ था। इसका 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। खास बात यह है कि इसमें जो है कहा गया था कि दलित को पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, इसके लिए जो है ये पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, क्योंकि वो कहते थे कि दलित को जो है वो पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा। इसी के संबंध में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पुणे की यरवदा जेल में 1932 को हुआ। आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद आपका फिर थर्ड गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1900, देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32 में संपन्न हुए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में आपका। इस तरीके से ये आपके सारे गोलमेज सम्मेलन हुए। फिर जो है इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी मैं पीछे आपको बताना भूल गई, वो ये है कि कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन हुआ था वो 1896 वाला, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1896 का, उसमें वंदे मातरम गाया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है वंदे मातरम। कांग्रेस अधिवेशन 1896 वाले में गाया गया और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और यदि आपसे सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछा जाए तब तो एनी बेसेंट, यदि आपसे भारतीय लगा दिया जाए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं बहुत फेमस हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोनों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ उनकी जो है वो फेमस पत्रिकाओं में आती हैं। तो यहाँ तक आपका ये रहा। फिर आपका आगे 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 को। फिर 1940 यानी 1940 में पाकिस्तान को पृथक करने की जो मांग थी वो 1940 में हुई। फिर 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आपका जो है इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव 39 से देखिए द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 45 तक चला था 39 से, उसी के बीच में 39 के बाद 1940 8 अगस्त 1940 को जो है ये अगस्त प्रस्ताव जो है वो आया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में जो वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, लॉर्ड लिनलिथिगो ने इसको है जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और डोमिनियन स्टेट जो है उसकी जो है इस प्रस्ताव में मतलब डोमिनियन स्टेट जो थे उसकी युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपके अगस्त प्रस्ताव से संबंधित हैं। फिर आपका 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की ही बात है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 आपका स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है एक मिशन भारत भेजा गया था, जिसको ही जो है वो क्रिप्स मिशन जो है वो कहा जाता है। फिर आपका इसके बाद जो है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन आता है 1942 में। और 8 अगस्त 1942 को इसका जो है वो प्रस्ताव किया गया था। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव जो थे वो दोनों की असफलता और कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की गई थी उसी को अस्वीकार किए जाने पर जो है कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में इसकी जो है वो 8 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रस्तावित किया। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में जो है गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये चीज़ें यहाँ से आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आपकी जो है वेवेल योजना 1943 में वेवेल योजना आती है। फिर 1945 में आपका शिमला समझौता है 1945। फिर 1946 कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में। 1946 में फर्दर आपका एटली का घोषणा पत्र। और फिर माउंटबेटन योजना आपकी 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है माउंटबेटन योजना आपका 3 जून 1947 इस प्रस्ताव को माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने जो है स्वीकार किया था। और अबुल कलाम आज़ाद जो है उन्होंने इसका समर्थन किया था, जो कि जो बंटवारा चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे। इसके संबंध में माउंटबेटन के जो प्रस्ताव था उसको गोविंद बल्लभ पंत ने जो है वो स्वीकार किया था। और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो एक मतलब ये घोषणा की गई थी, इसी को ही माउंटबेटन योजना जो है वो कहा जाता है। और उस समय के वायसराय भी वही थे अंतिम, लॉर्ड माउंटबेटन।
तो ये थी आपकी माउंटबेटन योजना। इसके अलावा आपका फिर 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो इस तरीके से ये आपका जो एक पूरा था, इसमें आपके युद्ध नहीं थे, बक्सर का युद्ध वो भी बीच बीच में आए, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सारी चीज़ें नहीं। जो आपके मेन राष्ट्रीय आंदोलन में काउंट किए जाते हैं वो ये सारे आपके आंदोलन यहाँ से कवर हो गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट बीच बीच में मैंने आपको और भी बताए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। तो ये यहाँ से आपके सारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कवर हो गए हैं। आपके सुपर टेट आगे आने वाला, जूनियर एडेड जो आपका आने वाला पेपर है, और बीटीसी में तो आपके ये है ही है पूरा अच्छे से, वहाँ पे आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। पूरा देखिएगा अपना एंड तक, और सारी कोशिश कीजिएगा कि आप याद कर लें। अगर आप कई बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो आप अगर चाहें तो नोट्स बना के पढ़िए तो और भी अच्छा है। नहीं नोट्स बना सकते हैं तो आप सुन के भी जो है वो याद कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।